अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करेंगे बख्श शुगर मिल। ये पेपर का लेंथीएस्ट सवाल था इस सेंस में कि इसके मार्क्स भी ज़्यादा थे, 25 मार्क्स, और 2 पेजेस पे मुश्तमिल ये सवाल है। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है सवाल मेरे हिसाब से। अब आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो, ठीक है, नहीं वैसे भी मैं कहूँगा चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे सवालों में हमने डिस्कस की हुई है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। सवाल पहले पढ़ेंगे। Buck Sugar Mill (BSM) manages all stages of sugar production from extracting sugarcane juice sourced locally in Pakistan to refining and packaging the final product। ठीक है जी, ये इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं इस तरह से है। अच्छा, इस पे आप मुझे इनबॉक्स कर दो अदनान अली। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास होगा, मैं फिर इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आप मुझे वो स्नैपशॉट भेज देना हाईलाइट करके क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं वहां देख के बता देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं बीएसएम प्रोवाइडेड शुगर बेस्ड प्रोडक्ट फॉर द पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट अफ्रीका एंड एशिया शुगर मार्केट्स। ठीक है जी, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और आगे लिखा हुआ है द बोर्ड कंप्राइजिंग बक्स फैमिली मेंबर्स एम टू सिक्योर न्यू फाइनेंसिंग टू एनहांस मिल्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम जो है नया फाइनेंस लेने चाहिए। अच्छा, कुछ बातें हम लिख लेते हैं सवाल में इन होने के लिए, सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, सवाल में इन होने के लिए क्या क्या लिख रहे हैं हम। एक तो ये कि हमारी बीएसएम शुगर प्रोडक्शन, ठीक है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब एक्सपोर्ट। अच्छा, ये मुझे कंफर्म कर दें, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन में नजर आ रही है ना सबको? चैट के थ्रू कंफर्म कर दें, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट विजिबल है आप लोगों को? ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आगे क्या कह रहा था, सॉरी, इसके बाद हम कह रहे थे, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि board comprising Bucks family member aim to secure new financing to enhance mills productivity। ठीक है, नया फाइनेंस आएगा। BESM has been profitable as evidenced by historical earnings and the draft forecast financial statement for the year ending 30 जून 2006 which are shown below। बहुत प्रॉफिट कमा चुके हैं जी, मोटा ताजा। और आपको सामने डेटा आ रहा है, कितने 4 सालों का हिस्टोरिक डेटा आ गया है जी आपके सामने, और फिर 2026 का डेटा भी आ गया है। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि इसको देख के फौरन आपके जहन में कुछ आना चाहिए। हिस्टोरिक अर्निंग्स दी, जब हिस्टोरिक फिगर दी होती हैं तो फौरन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? यूजुअली 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 इस तरह की चीजें हमने बहुत बार सवाल में देखी हैं। फौरन हमारा माइंड किधर चले जाता है? जब भी इस तरह का हिस्टोरिकल डेटा दिया होता है तो उससे हमें क्या निकालने का अंदेशा होता है, क्या कैलकुलेट करना होता है? अक्सर अक्सर अक्सर, हाँ जी, अक्सर हिस्टोरिकल डेटा से ग्रोथ रेट निकालना पड़ सकता है। ठीक है जी, ग्रोथ रेट जहन में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। खैर, जो सेल्स दी में कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट 738 का दिया हुआ है। ठीक है, फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2026 की भी दी है। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, एसेट्स, ऑर्डिनरी कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, और उसके बाद बैंक लोन, करंट लायबिलिटीज, टोटल हमारे पास आ गया 6320। ठीक है जी, ये हमारे पास कहानी हो गई। करंट ऑपरेशन हमारे पास आ गया जी, द मिल इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1215 इन द ईयर एंडिंग 30 जून 2026। दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ 300 मिलियन। ये क्या बात कर दी? ऊपर भी 2026, नीचे भी 2026, ऊपर भी 2026, नीचे भी 2026, एक ही बात है। ऊपर भी 2026 है और नीचे भी 2026 है जी, बिल्कुल बिल्कुल एक ही फिगर है, 1215। अगर आप देखें 1215 ऑलरेडी हमारे पास यहां पे नजर आ रहा है। ये रहा जी 1215 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट। अच्छा, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ 300 मिलियन। ये काम की बात है, असल काम की बात ये, इन्होंने हमें हिस्टोरिक अर्निंग दे दी और फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी और 30 जून 2024। अच्छा, फिर हमें इन्होंने क्या दिया? हिस्टोरिकल डेटा दे दिया। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2026 का
1215 है, इंक्लूडिंग नॉन कैश। ये डेप्रिसिएशन कह लें। ठीक हो गया जी। आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट। There is no additional investment. The board anticipate that the cash flow will increase in line with the average historic growth in earning of the next 5 years. This is very important point. कि हमारे जो कैश फ्लो इंक्रीज होंगे, कैश फ्लो, प्रॉफिट है नहीं कह रहा, प्रॉफिट है नहीं कह रहा, प्रॉफिट है नहीं कह रहा, कैश फ्लो कह रहा है। कैश फ्लो जो इंक्रीज होने का है, ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, पेपर में भी हाईलाइटिंग अलाउ हो गई है। ठीक है, वो कितना होगा? इन लाइन विद द एवरेज हिस्टोरिक ग्रोथ इन अर्निंग्स इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है जी। तो ये आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, तो हम ये लाइन हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? इसने जो लाइन बोली एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। क्या कह रहे हैं ये हमसे? कैश फ्लो विल इंक्रीज इन लाइन विद एवरेज हिस्टोरिक ग्रोथ इन अर्निंग्स। ठीक है जी। अब यहीं पे बगैर टाइम जाए किए, क्या हम ग्रोथ इन अर्निंग निकाल लें? मैं चाह रहा हूँ सवाल में इन हो जाए ना, आप लोग भी तरह इन हो। जल्दी जल्दी बता दो, शाबाश। क्या हम ग्रोथ इन अर्निंग निकाल सकते हैं? डेटा हमारे पास मौजूद है, जल्दी जल्दी बताइए। ये रहा डेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी जी। देखिए जरा प्लीज जल्दी से मुझे बताइए स्टोरी कितनी आ रही है। शाबाश। 2 मिनट दे रहा हूं मैं। 2 मिनट। जल्दी जल्दी बताइए। शाबाश। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करेंगे उनसे गुजारिश है कि भाई आप लोग भी जरा 2 मिनट का ब्रेक लेके ये जरा जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ क्या है। शाबाश शाबाश। मुश्किल नहीं है यार, जल्दी कैलकुलेटर पे कर लो। अच्छा जी, माशाल्लाह अभी तक जितने भी आंसर आए हैं उन सब में गड़बड़ हुई है भाई। ठीक है, इन सब में गड़बड़ हुई है। देखिएगा जरा प्लीज। ये आपके पास अभी किस किस ने, अदनान अली आंसर सही नहीं है आपका। ठीक है ना। इसके अलावा हमजा गुल आंसर सही नहीं है, सैफुल्ला रिजवान आंसर सही नहीं है। और कोई बताए, ट्राई करे, शाबाश। अच्छा मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है, आप लोग 607 ले रहे हो। ठीक है। 1 + जी की पावर क्या लगा रहे हो? आप लोग पावर क्या लगा रहे हो? 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो? 1 2 3। 1 2 3। तो सर हम भी तो यही कर रहे हैं, पावर 3 लगा रहे हैं और इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 690। सॉल्व करो ना। इससे आंसर है 4.36, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एब्सोल्युटली नॉट, यही डायलॉग था ना, है ना भाई? बड़ा मशहूर डायलॉग था, एब्सोल्युटली नॉट, नो दिस इज नॉट अ राइट आंसर। रॉन्ग। तो सुनो गड़बड़ क्या है भैया, ये तो 2022 23 24 25 26 का भी डेटा अवेलेबल है। तो 26 भी रेडी है ना भाई? अर्निंग्स अवेलेबल है ना? 1215 नहीं, 1215 नहीं, 738 अर्निंग्स, अर्निंग्स, अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब होता है नेट प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद। हाँ, बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा 738, और इथे आएगा, इथे 3 नहीं आएगा, इथे 4 आएगा, इथे 4 आएगा। आप में से कोई ऐसा है जो पेपर में बैठा था जून 26 के? कोई है ऐसा? नाम नहीं ले रहा मैं इस बार। जो लाइव में आया हुआ है, वो बैठा बैठा था, कोई पेपर में ऐसा है? कौन कौन है? नाम नहीं लूंगा मैं इस बार। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया था? सही किया था, गलत किया था? यही किया था या वो 4.36 वाला कर दिया था? पावर 3 ली थी, पावर 4 ली थी? बताएं। हाँ जी, कौन सा वाला लिया था आप लोगों ने? अच्छा, चलो खैर हो गई। अभी क्लियर है? हम्म। पेपर में सही लिया था, नहीं लिया था? अच्छा, चलो खैर हो गई, यहां तक क्लियर है। कोई सवाल है तो पूछे।
चलो गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन कैश फ्लो फ्रॉम 2032 onwards कैन बी assumed to be constant and remain at the level of 2031 कैश फ्लोज इन परपेचुटी। आगे कह रहा है कि भाई 2032 के बाद से आपने कांस्टेंट लेना है और सेम रखना है टिल परपेचुटी। परपेचुटी किसी को याद है? व्हाट इज परपेचुटी? कैश फ्लो टिल इन्फिनिटी। सही है ना? तो अब भी मैं इसका थोड़ा सा मैं ये साइज पूरा कर देता हूँ, थोड़ा सा ये मुझे दिखने में लग रहा है आपको परेशानी हो रही होगी। ठीक है, अभी थोड़ा बेहतर होगा। सही है। अच्छा, तो हम ये क्या करा कि ये तो 2026 से वो हो गया, ग्रोथ आ गई फॉर फ्रॉम 2027 टू 2031। ठीक है, फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। ये तो 5 साल हो गए ना, टिल ईयर 5। फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स क्या होने का है? सही है, कैश फ्लो विल बी कॉन्स्टेंट। तो फौरन हमारे ध्यान में आ गया परपेचुटी। परपेचुटी लिखा हुआ भी है उसने, खैर, मगर हम भी अपना कोड वर्ड लिखेंगे, पेपर में नहीं भी लिखा होता तो हमें पता है। अच्छा चलिए, सवाल में होना जरूरी है भाई, जो जल्दी जल्दी करें, स्लो चल रहे हैं हम। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट आ रही है। इफ देयर इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन द मिल, द बोर्ड एक्सपेक्ट एन एडिशनल इंक्रीज इन प्री टैक्स एनुअल अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ऑफ 400 मिलियन इन द ईयर एंडिंग 30 जून 2027। इन सब्सिक्वेंट ईयर दिस विल इंक्रीज इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कैश फ्लो। बड़ी प्यारी बात की है, बड़ी प्यारी बात की है। इन्होंने कहा कि जी एडिशनल इंक्रीज होगा प्री टैक्स अर्निंग्स में। प्री टैक्स का वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए। प्री टैक्स अर्निंग्स इन्होंने लिखा है। ठीक है, आई थिंक हमें ध्यान में रखना चाहिए प्री टैक्स अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज ऑफ 400 मिलियन। कैश फ्लो भी वही है, अर्निंग भी यही है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इन सब्सिक्वेंट इट विल लाइज इन, ठीक है, इंक्रीज विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कैश फ्लोज। तो न्यू इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट होने की है तो क्या होगा? न्यू इन्वेस्टमेंट होगी तो इंक्रीज इन अर्निंग्स एंड कैश फ्लो बाय 400 मिलियन। ठीक है जी, प्री टैक्स है। ठीक है जी, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हमारे पास जो है वो कह रहा है कि और इंक्रीज विच विल इंक्रीज इन 2027 मीन्स ईयर 1 एंड इट विल इंक्रीज। ठीक है ना? इट विल इंक्रीज इन लाइन विद एग्जिस्टिंग कैश फ्लो। ठीक है, जो ग्रोथ रेट अभी था उसी ग्रोथ रेट पे बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि भैया द बोर्ड रिक्वायर्ड फंड्स। सही है, द बोर्ड रिक्वायर्ड फंड ऑफ 1800 मिलियन टू अपग्रेड द फैसिलिटीज एट द मिल। न्यू फाइनेंस कितना चाहिए भाई? अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हमें न्यू फाइनेंस भी चाहिए होगा। यार सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं थी। सवाल में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना यार, फिर बार बार सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा एक पेज हमने पढ़ लिया। पूरा एक पेज आप देखें, इतने में इस एरिया में सब कवर हो गया पूरा एक पेज। कितने बुलेट बने? 6 8 10, 10 8 10 12 बुलेट बने होंगे। अच्छा, तो बोर्ड रिक्वायर्ड 1800 मिलियन हो गया। ठीक है, विच इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन रिलीफ। ये बहुत अच्छी बात है, टैक्स डेप्रिसिएशन ऊपर उसने बता दिया था। आपका 300 का सेम रहेगा। कैन बी एज्यूम टू टेक प्लेस इमीडिएटली सच दैट द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेंस फ्रॉम द ईयर एंडिंग 30 जून 2027। ये 30 जून 2027 ऊपर भी लिखा था, यहाँ भी लिख दिया। The fund had to be sourced solely through new equity issue and it is important that sufficient funds are raised for the investment। अच्छा, ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम इक्विटी। यहीं पे लिख दें, कोई अलग से बुलेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? इसके बाद आगे हमसे कह रहे हैं कि to achieve this the board decided to raise equity capital given the current high level of gearing instead of seeking additional equity from existing shareholder। The board has obtained approval to list the company on the Pakistan Stock Exchange। क्या बात है जी, फ्रॉम इक्विटी करेंगे थ्रू लिस्टिंग। ये इसी बुलेट में लिख लेते हैं, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक हो गया जी। आगे क्या कह रहे हैं जी? आगे कह रहे हैं द स्ट्रेटेजिक मूव सर्व्स टू पर्पस टू सिक्योर न्यू इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जिट रूट फॉर करंट शेयर होल्डर इन द फ्यूचर। फर्दर डिटेल ऑन द न्यू इक्विटी इशू आर आउटलाइन बिलो। न्यू इक्विटी इशू जो है वो, द बक्स फैमिली करंटली ओन 75% ऑफ द शेयर इन द कंपनी। द फैमिली आर अवेयर दैट अ स्टॉक मार्केट लिस्टिंग दैट रेजेस न्यू इक्विटी फाइनेंस विल डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो थ्योरेटिकल तड़का लगाने की कोशिश की, इवन तो थ्योरी इतनी नहीं पूछी हुई इसने इससे रिलेटेड, मगर पूछ सकता था। मेरे हिसाब से इसने सवाल को अंडर यूटिलाइज किया मेरे हिसाब से।
बहरहाल बक्स फैमिली 75% करंटली शो वो करती है। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपसे कर भी सकता हूँ, मगर नीचे ना उसने ब्रेकअप दे दिया है। कितने शेयर हमारे पास टोटल अभी मौजूद है, 3 मिलियन मौजूद है। ये सारा इसने यहाँ पे बता दिया है। वैसे ये बैलेंस शीट से ही पकड़ सकते थे, बैलेंस शीट में 300 मिलियन रुपीज और 100 रुपए की पार वैल्यू। 300 मिलियन रुपीज और 100 रुपए की पार वैल्यू, यानी कि 3 मिलियन शेयर ऑलरेडी है। इसमें से बख्श फैमिली के पास 75% है, तो 3 मिलियन का 75% बनता है 2.25 मिलियन। ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो मैं लिखवा देता। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है। कॉन्सिक्वेंटली द बोर्ड विल ओनली विश टू इंट्रोड्यूस फर्दर 1 मिलियन शेयर्स। 3 मिलियन ऑलरेडी इशू हुए में, फर्दर 1 मिलियन इशू होंगे तो टोटल हो गया 4 मिलियन, 4 मिलियन। ठीक है जी। तो बाद में ओनरशिप इनकी देखे घट के 75 से घट के कितनी हो रही है, 75 से घट के 56 होने जा रही है। तो कोई बात नहीं, मैं थियोरेटिकली इन्होंने इस चीज को नहीं यूटिलाइज किया, टैप किया, मगर बहरहाल पेपर में आपको पता होना चाहिए। द बोर्ड आर नॉट श्योर इफ अ फिक्स्ड इशू प्राइस ऑन एन ऑफर फॉर टेंडर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड वुड लाइक टू एडवाइस ऑन द ऑन दिस मैटर। यार फिक्स इशू प्राइस का मतलब होता है कि हमने कहा भाई हम 150 रुपए का शेयर इशू करेंगे, या 200 रुपए का शेयर इशू करेंगे, या 500 रुपए का शेयर इशू करेंगे, फिक्स सबके लिए सेम। अमीर गरीब बादशाह फकीर सबके लिए बराबर। और दूसरा होता है कि हम ऑफर फॉर टेंडर, ये हर बंदा अपना एनवलप में डाल दे कि उसने कितने रुपए का शेयर लेना है। कोई हो सकता है 150 डालेगा, कोई 200 डालेगा। ऑफर ऑफर अपनी, जैसे ऑफर समझते हैं ना। और फिर हम देखेंगे किस किसकी ऑफर अच्छी होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी ऑफर अच्छी नहीं होगी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। द फंड रेज टू बी द फंड रेज डू हाउएवर नीड अ मिनिमम ऑफ 1800 मिलियन टू फाइनेंस द अपग्रेड एट द मिल। ठीक है जी, 1800 मिलियन कहीं से आने चाहिए। मार्केट इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, चलें जी। बहुत हमारे काम की इन्फॉर्मेशन आ गई जी। मलीर लिमिटेड, मलीर नहीं है ये, मिलेर है भाई। ठीक है ना, मलीर नहीं है ये। मिलेर लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मिलीर लिमिटेड एज ऑल्सो मैन्युफैक्चर रिफाइंड शुगर मिल एंड कैन बी एज्यूम टू बी सिमिलर टू आरएसएम। तो हमें सिमिलर कंपनी का डेटा दिया हुआ है, सिमिलर लिस्टेड कंपनी का डेटा रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है। अब क्या करें, कुछ मजबूरी है हमारी जिसकी वजह से हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट उसका भी 29 है, हमारा भी 29 है, दोनों पाकिस्तान में रहते हैं। रिस्क फ्री रेट 12% है, मार्केट रेट 17% है। आपको पता है ये जनरल होता है, ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता। रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट सेम ही होता है, चाहे लिस्टेड कंपनी हो अनलिस्टेड कंपनी हो। पी लिमिट, पी रेशो 7.8 है। आपको पता है हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी। कोई बता सकता है कितनी एडजस्टमेंट करते हैं अनलिस्टेड? अभी हम लिस्ट नहीं हुए, लिस्ट बाद में होंगे, बाद में होंगे, अभी लिस्ट हुए ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कितनी एडजस्टमेंट करते हैं हम जब अनलिस्टेड होते हैं, तो कहाँ एडजस्टमेंट करते हैं भाई? इस पे हमारा आईकेएफ से थोड़ा इख्तलाफ है इसके सोल्यूशन में, मगर बहरहाल आपको बात पता होनी चाहिए कितनी एडजस्टमेंट करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी को एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ेगा। अप्लाई फैक्टर ऑन पी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। बाय 2/3 या 3/4 क्या लग रहा है? बुरी कंपनी तो नहीं है, कंजर्वेटिव हालात तो नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 3/4 पे चले जाते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं हम अनलिस्टेड कंपनी पे? ड्यू टू नॉन लिस्टेड। ठीक है, बख्श जो है वो अनलिस्टेड है। अच्छा, क्यों करते हैं हम, इसकी लॉजिक आपको पता है ना? पता है ना लॉजिक? आपके पास होंडा CD70 है, बिकना आसान है। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल अमाउंट में बिक जाएगी। आपने अगर 70-80 हज़ार की ली है पुरानी, इतने तक में बिक जाएगी कुछ टाइम बाद भी। बट अगर आपने हैवी बैग ले लिया, आप सीए क्वालिफाई हो गया, आपने हैवी बैग ले लिया, आपने कहा यार बस अब तो मैं भरमबाजी करूंगा और बस लगना चाहिए कि मैं सीए क्वालिफाई हूँ। ठीक है ना, तो आपने हैवी बैग ले ली 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख की हैवी बैग ले तो लिया आपने, मगर अब मसला ये शौक पूरा हो गया आपका 2-3 महीने बाद ही। आपने कहा यार, या तो कराची की सड़कें ही ऐसी नहीं है जिसमें हैवी बाइक दौड़ाई जा सके, कितना सीयू जाके जो है ना बाइक चला लेंगे। तो आपने कहा यार नहीं यार, वो पुरानी CD70 सही थी। अब आप ये 5 लाख वाली बाइक बेचने जाएंगे ना, ठीक है, तो ये आसानी से बिकेगी नहीं। ठीक है, कोई 3 लाख बोलेगा, कोई 3.5 लाख बोलेगा, बोलोगे यार अभी तो ली थी 5 लाख की, 2-3 महीने ही चलाई है, ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं की मैंने तो यार। तो क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है ना। जिस चीज की एक्टिव मार्केट नहीं होती ना, वो भी सस्ती बिकती है, वो भी बिलो मार्केट प्राइस बिकती है। आप मेरी बात समझे, जिसके लिमिटेड बायर्स होते हैं उसकी उसकी सेल प्राइस, सेल वैल्यू गिर जाती है ना। तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि अनलिस्टेड कंपनी की रीसेल वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि उसके शेयर्स हर कोई ले नहीं सकता, लिमिटेड लोग ले सकते हैं, उसी कंपनी के डायरेक्टर्स के रिश्तेदार वगैरह, ये वो मतलब। और वो आपको इतना आसान भी नहीं है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है?
तो ये आई थिंक हमें फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है किसी का? पूछ लें। पी मैंने लिमिटेड दिया, इक्विटी बीटा दिया हुआ है, क्या ये इक्विटी बीटा यूज हो सकता है? 1.8 जवाब दें, यस और नो। इस इक्विटी बीटा में क्या मसला है? इस इक्विटी बीटा में फाइनेंशियल रिस्क किसका लगा हुआ है? ठीक है ठीक है, सिमिलर कंपनी है, मिली लिमिटेड। मगर इसमें फाइनेंशियल रिस्क जो है ना वो किसका है? वो हमारा नहीं है। वो हमारा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमारे को अनगियर एंड रीगियर करना पड़ेगा। अनगियर एंड रीगियर याद आ रही है बात? अनगियर और रीगियर करना पड़ेगा। इक्विटी बीटा। ठीक है, इतनी सी बात है ताकि भूले नहीं। और की अच्छा, के ही क्यों चाहिए? आपको पता है सारी कहानी। के इसलिए चाहिए ना क्योंकि वैक नहीं आएगा ना वरना फिर। ठीक है, वैक। वो अच्छा, कौन कौन सी डेट बीटा ऑफ मिलर एंड बीएसएम इज जीरो, इग्नोर इन्फ्लेशन। अच्छा, अप्लाई वैल्यूएशन टेक्निक, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर बीएसएम बिफोर एंड आफ्टर मिल इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड द सुटेबल इशू प्राइस फॉर द शेयर ऑफ बीएसएम। जल्दी जल्दी बता दें मुझे यार, रेंज ऑफ वैल्यूएशन मर्जर इक्वेशन का सवाल है, कौन कौन सी टेक्निक्स लगेंगी? जब भी रेंज ऑफ वैल्यूएशन आता है आपको याद होगा, तो हम टेक्निक्स लिखते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक्स लगेंगी? बताएं। जल्दी सवाल की पे नजर दौड़ाएं। शुरू से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले कौन सी टेक्निक नजर आ रही है? फॉरन 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 बैलेंस शीट गिवन है तो नेट शीट मेथड। फिर 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 कैश फ्लोज की बातें कर रहा है, ग्रोथ की बातें कर रहा है, इंक्रीज की बातें कर रहा है, परपेचुटी की बातें कर रहा है। ठीक है, और एक और भी न लगेगी। फ्री कैश फ्लो। अच्छा, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या फ्री कैश फ्लो टू कंपनी? फ्री कैश फ्लो टू कंपनी या वैक निकल सकता है? मेरे ख्याल से वैक निकल सकता है, तो फ्री कैश फ्लो टू कंपनी आपको पता है बाय डिफॉल्ट हम फ्री कैश फ्लो टू कंपनी में जाते हैं। और तीसरी एक टेक्निक और भी नजर आ रही है यार, बताएं कौन सी? एक और है समीर। सोचें कौन सी है? सही कह रहे हैं मारूफ, सही कह रहे हैं समीर, सही कह रहे हैं हमजा गुल। बाकी लोग भी बताएं, काफी लोग और भी माशाल्लाह आए हुए हैं, चैट चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पी रेशो दिया हुआ था ना। ये रहा। ठीक हो गया जी। चले, ये हमने वैल्यूएशन टेक्निक्स दे ली। अच्छा, मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दोनों तरह काम करना है। कहाँ गया जी? बिफोर एंड आफ्टर मिल इन्वेस्टमेंट। बिफोर एंड आफ्टर मिल इन्वेस्टमेंट। बिफोर एंड आफ्टर मिल। ठीक है जी। चले जी। मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम कि हम जो है एक डेटा बना लिया हमने। अब हम इसको जरा कंट्रोल पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं जैसे हमारी आदत होती है, और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कौन सी टेक्निक से स्टार्ट करेंगे? सबसे आसान तरीन टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है दो तरीके से काम करना है। बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट क्या आंसर आएगा, और आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट क्या आंसर आएगा, ये आपको दोनों चीज़ें देखनी होंगी। अच्छा जी, पहले आसान टेक्निक कर लेते हैं। कौन सी टेक्निक है यार सबसे आसान, आपको पता है यार? नेट सेट मेथड पे चले जाते हैं। ठीक है ना, एसेट माइनस लायबिलिटीज और इक्विटी। ठीक है जी, बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट मतलब एग्जिस्टिंग। तो सिंपल, क्या क्या करें? जल्दी जल्दी बता दें यार, इतना मुश्किल नहीं है यार। तो अब फ्लो में चलाना पड़ेगा सवाल को। टीम कम है, मुकाबला सख्त है। जी। जी। बैलेंस शीट देख ले भाई। करंट एसेट, टोटल एसेट 6320। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें इग्नोर करनी चाहिए। माइनस लाइबिलिटीज कर लें 3030, या डायरेक्ट रिटेन प्रॉफिट ले लें 300 प्लस रिटेन प्रॉफिट प्लस रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट ऑर्डिनरी शेयर प्लस रिटेन प्रॉफिट कर लें 3290 आ रहा है।
शॉर्टकट पे चले जाते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, या फिर टोटल एसेट माइनस एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलें जी, बता रहे हैं क्या आ रहा है। हाँ जी, वैक यूज करेंगे वो अगली टेक्निक में, अभी नहीं। 3290 आ रहा है। ठीक है। और आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट दोनों तरीकों से देखें, इक्विटी बढ़ रही है, ठीक है ना, इक्विटी बढ़ रही है, तरीके से भी कर सकते हैं। या एसेट बढ़ जाएंगे, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा आएगा ना। एंट्री बनेगी एसेट डेबिट इक्विटी क्रेडिट। एसेट डेबिट इक्विटी क्रेडिट। कितने का न्यू इन्वेस्टमेंट है भैया? 1800 का, 1800 का। ये लो भाई। ठीक है जी, चलें। ये हमने पहली टेक्निक निपटा दी। अब दूसरी टेक्निक पे आते हैं। फ्री कैश फ्लो मैं कहूंगा बाद में करते हैं, पहले पी मेथड निपटा देते हैं, ये आसान टेक्निक है ना। क्या कहते हैं, पेपर में जितने मार्क्स पहले निकल सकते हैं ना, पहले आसान मार्क्स निकाल लेना यार। ठीक है। पी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? लॉजिक सब पता है मैं। ईपीएस, अगर ये मार्केट वैल्यू पर शेयर चाहिए तो, अगर पर शेयर चाहिए तो ईपीएस आता है। और टोटल मार्केट वैल्यू चाहिए। चाहिए मार्केट वैल्यू इक्विटी की आती है या ओवरऑल कंपनी की आती है? जल्दी बताएं, पी मेथड से मार्केट वैल्यू पूरी कंपनी की आती है या खाली इक्विटी की आती है? बता दीजिए। पता है आपको, सब पता है। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब हमदा गुल, नो। मैं कहता हूं सोच लो। और कोई बता सकता है भाई? लॉजिक है मेरे पास। ये बात मैंने वर्कशॉप में भी कही थी, नॉर्मल लेक्चर में भी बता चुका हूं भाई। इक्विटी की आती है, उसकी वजह ये है कि आपने जो ईपीएस यूज किया है, अर्निंग्स पर शेयर, ये तो शेयर होल्डर से परटेन करता है। पीई रेशियो भी शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बताता है। तो मार्केट वैल्यू भी आपके पास शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव की आएगी। पीई को अगर टोटल में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर ले टोटल अर्निंग से, पर शेयर से नहीं, टोटल अर्निंग से। ठीक हो गया जी। चले, गेम खत्म करते हैं। भाई ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। 2+2 4 की तरह क्लियर होनी चाहिए कि इससे मार्केट वैल्यू इक्विटी ही आती है डायरेक्टली। डायरेक्टली। क्योंकि दोनों इंग्रेडिएंट को गौर से देखा जाए तो वो इक्विटी रिलेटेड है। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स मींस प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर डिविडेंड। ये डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने आईएएस में? नहीं भी पढ़ी तो नॉर्मल बात है। नेट प्रॉफिट सब कुछ, सबको बांट दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया, अब क्या बचा? अब जो बचा वो ईपीएस में आता है, अर्निंग्स में आता है। नेट प्रॉफिट है, नेट है, नेट मीन सबको फारिग करने के बाद पी रेशियो कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर बताता है, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। जो चलो भाई जल्दी से निकाल लो, ईपीएस हमारे पास, अर्निंग्स हमारे पास पता है जी, बिल्कुल पता है, अर्निंग्स मींस पैट, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पी है 7.8। मगर हमरे को फौरन इसको क्या करना पड़ेगा भाई? इसको 3/4 से एडजस्ट करने का है, क्योंकि हम अनलिस्टेड हैं। अनलिस्टेड है तो 3/4 का एडजस्टमेंट फैक्टर लगेगा। ठीक है, ये बात मैंने ऊपर लिख दी थी मगर यहाँ वापस लिख रहा हूँ। अच्छा, और अर्निंग चेक कर लो कितनी है भैया। लेटेस्ट अर्निंग यूज करेंगे, लेटेस्ट 738। क्या आ रहा है जी? मल्टीप्लाई करेंगे प्लीज यार, मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से प्लीज। मल्टीप्लाई करेंगे।
जल्दी जल्दी बता दें भाई। क्या आ रहा है? 4317, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, 4317, थैंक यू हमजा। बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज। थैंक यू बिनीश राउफ, थैंक यू। 4317 आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट। क्या पी चेंज होगा? यार अभी लिस्टिंग हुई नहीं, अभी लिस्टिंग होने जा रही है, अभी अभी लिस्टिंग होने जा रही है। लिस्टिंग होने जा रही है, लिस्टिंग एग्जैक्टली हुई नहीं है, लिस्टिंग होने जा रही है। आफ्टर न्यू ईयर आप कह सकते हो कि यार लिस्टिंग तो हो गई ना। नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं इसका असर आता। देखो मैं वापस यहाँ जाता हूँ, अभी हमने लिस्टिंग करके ये पैसा रेज करना है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप ये करो कि 7.8 ही यूज कर लो एज इट इज, एडजस्टमेंट फैक्टर ना लगाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि नहीं यार एडजस्टमेंट फैक्टर लगा लो, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा कम हुआ है ये ना, पूरा प्रूडेंट खेलो, प्रूडेंट समझते हो? प्रूडेंट खेलो समझते हो? प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स थोड़ा लॉस के हिसाब से थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव होके चलो। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके चलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी 3.4 लगा रहा हूँ, मगर मैं वापस कह रहा हूँ कोई मुझसे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। वो मुझसे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ओवर स्टेट ना हो जाए, अभी अभी ताज़ा ताज़ा लिस्टिंग हुई है तो फौरन ही, क्योंकि देखो होगा क्या, अगर मैं एडजस्टमेंट फैक्टर डालूंगा तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, ओवर स्टेट हो जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी, जो कि 25। अच्छा आई कैप से हमारा इख्तिलाफ है, आई कैप ने एडजस्टमेंट फैक्टर 0.9 लिया हुआ है, 3/4 नहीं लिया, 0.75 लिया ना हमने, क्योंकि हमने इसलिए लिया क्योंकि यार हमने तो अपने पूरे कोर्स में यही सारी बातें की हैं। और अच्छी खासी दुनिया के जो क्या कहते हैं लोग हैं, वो 3/4 ही यूज करते हैं या 2/3 यूज करते हैं, आई कैप कभी 0.9 कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ और करता है, कभी कभी कुछ भी नहीं करता। तो हमें कंसिस्टेंट रखना है यार, ठीक है ना, ज्यादा बात नहीं करूंगा आई कैप के बारे में भी, लोग नाराज ना हो जाए। खैर, तो आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया, एक तो ये प्रॉफिट चेंज होने का है यार। ठीक है, ये कितना होगा अभी देख लेते हैं। 3/4। अरे क्या हो गया ये? अरे भाई ये स्टार फाइव कर रहा है। अच्छा खैर, तो अब ये रिवाइज पैट निकालना पड़ेगा भाई। रिवाइज पैट निकालने के लिए क्या करें? एग्जिस्टिंग अर्निंग्स 730। लंबे तरीके से भी कहते हैं यार, अब पेपर में अब इतने बड़े हो गए हो, डायरेक्ट काम कर लो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट, इजाफी प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। कहाँ गया? अभी तो कहीं था, हमने लिखा भी था यार, 400 मिलियन। प्री टैक्स है ये। क्या करें? अच्छा एक सवाल का जवाब दें, न्यू इन्वेस्टमेंट से क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा, यस और नो? क्या सूद बढ़ेगा, यस और नो? जवाब दीजिए। दो तरीकों से बता सकता हूं, बोलो तो। एक तरीका ये है कि 1215 में ही 400 ऐड कर लो। एक तरीका ये है। नहीं बढ़ेगा ना, इक्विटी फाइनेंस की है यार, तो डायरेक्ट एक काम कर लूं मैं, अगर आप लोगों को लगता है टाइम बच सकता है हमारा। ऐड प्री टैक्स एडिशनल प्रॉफिट लेस 29% टैक्स एडिशनल प्रॉफिट। मेरी बात समझ आ रही है भैया? को मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने आपसे? पूरा पीएनएल वापस नहीं बनाया हमने, डिफरेंशियल पे काम कर लिया। बड़े हो गए ना हम तो यार। अरे भैया। सही है भाई। क्या ये बात समझ आती है भाई? तो प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ ये शॉर्टकट समझ आता है, पेपर में टाइम भी तो बचाना है ना भाई हमने। ये भी तो हमारा पर्पज है, या ना ही है? क्या कहते हो? ठीक है भैया। दूसरा तरीका क्या था?
पूरा पीनल बना लूँ, 1215 में 400 ऐड करूँ, प्री टैक्स है ना, तो ये 1615 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि मैं 1615 लिखूँ 1200 ऐड करने के बाद ना, ये 1215 में, फिर फाइनेंस कॉस्ट वही 175 लेस करूँ, फिर मेरे पास पीबीटी आ जाएगा 1440 का, फिर मैं इस पर टैक्स लगा दूँ। ठीक है, फिर मैं इस पर टैक्स लगा दूँ और फिर मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेम आ गया 1022.4 सेम। अब मेरी बात समझ रहे हो? आपको ये अच्छा लगता है आप ये कर लो, मुझे पेपर में कोई ये करना है यार, ये ना हो दो दो करके आ जाओ। पीबीआईटी नहीं ना, फाइनेंस, फाइनेंस कॉस्ट, सूद ही कॉस्ट सेम रहेगी, सूद से बच के मैंने काम किया पिछले वाले में। पीबीटी आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। पीएटी का ये बात समझ आती है मेरे को? नमाज का टाइम भी हो रहा है, जल्दी बताओ। दो टेक्निक निमट गई हैं, एक टेक्निक मुझे लग रहा है नमाज के बाद ही हो सकेगी। हो चाबी ली? चलो ठीक है, ठीक है, नोट करें इसको। ये भी मैंने ऑल्टरनेट बता दिया है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, आप दो दो तरीकों से करें, इतनी लग्जरी नहीं होगी। क्लियर है? कौन सी वर्किंग ज्यादा आसान है ऐसे पेपर की? पहली वाली या दूसरी वाली, एक सवाल है। पहली वर्किंग ज्यादा आसान है या दूसरी वर्किंग ज्यादा आसान है? ओ भाई, बाकी लोग पार्टिसिपेट कर लो यार, माशाल्लाह लाइव में काफी आए हो। फर्स्ट वाली ज्यादा आसान लग रही है आपको? अच्छा, और बाकी लोगों को क्या लग रही है भाई? अच्छा, जो अच्छी लगे यार, कोई रूल नहीं है भाई। ठीक है, फर्स्ट वाली में यार टाइम बचेगा, ठीक है ना। आप लोग बड़े भी होगा ना यार, अब मैं आपसे बच्चों वाली बातें तो नहीं करूंगा ना, पीबीआईटी और ये वो। अब आप यार डायरेक्ट एडिशनल इजाफी एक्स्ट्रा पे जाओ, क्या हुआ, फाइनेंस कॉस्ट होती तो फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर लेते, उसका फाइनेंस कॉस्ट पे जो टैक्स इंपैक्ट होता वो भी अलग से एडजस्ट कर लेते। किया है हमने कुछ सवालों में यार, टेंशन की क्या बात है? वो बात है का टेंशन की? चलो जल्दी जल्दी बता दो यार, नमाज का टाइम भी हो रहा है। जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया जी, मैं अपना कैलकुलेटर भी तो निकालूं ना यार। ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? 5978.7। बात तो सही की है आपने यार, 5978.7, ठीक है, 5979 कर लूँ, 0.7, 0.9 कर लेते हैं। ठीक है यार, ठीक हो गया जी। आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट, बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट, दो टेक्निक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह निमट गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक टेक्निक रह गई, इसमें वैक कैलकुलेट करना लाजमी है, मैं समझता हूँ लाजमी है। ठीक है ना? कोई बात समझ आ रही है? थैंक यू, सही कह रहे हैं हमजा सोहेल, सोहेल, बीनिश राउफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं आई थिंक। तो अभी क्या रह गया, अब सिर्फ कैश फ्लो। कैश फ्लो भी यार इतने मुश्किल नहीं है, ये सवाल मुश्किल नहीं था यार, मजाक के अलावा। लेंदी मैं मानता हूँ 2 पेजेस पे मुश्तमिल था, मगर यार मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे कहीं से ये। आपको लग रहा है क्या मुश्किल? अभी तक मुश्किल लगा है सवाल? ईमानदारी से बताएं। सच सच बताएं, ये पेपर में मुश्किल लग रहा था, अभी सही लग रहा है? क्या सीन है? हम्म। अच्छा, मैं जब कराता हूँ इजी हो जाता है यार, ये मैं हर टाइम में सुनता हूँ। अल्लाह का करम है खैर। अच्छा चले यार, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं यार, देखो नमाज पढ़ लेते हैं यार, नमाज वैसे भी पढ़नी चाहिए हमें, और टाइम भी हो गया है, 45 हो गए हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं नमाज के लिए। और इंशाल्लाह नमाज ब्रेक हम 9:05 पे कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें, 9:10 कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाए, 9:05 9:10 तक हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जल्दी से आए, आखिरी टेक्निक इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिइज़निल इल्मा व बिइज़निल इल्मा व बिइज़निल इल्मा। अच्छा, ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, और आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ, जो कैश फ्लो टेक्निक है हमारे पास, फ्री कैश फ्लो टेक्निक। फ्री कैश फ्लो की कंपनी यूज़ करेंगे।
फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी उस वक्त यूज करते हैं, ये बात मैं अक्सर बोल चुका हूँ, जब हमारे पास या तो खुद बोलते हैं फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी यूज करो, जो कि इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें तो कोई नाम ही नहीं लिया किसी टेक्निक का, या फिर दूसरा जब वैक अवेलेबल ना। तो फ्री कैश फ्लो टू कंपनी में सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो डिस्काउंट फैक्टर की पड़ेगी। कैश फ्लोज का तो मसला नहीं है, वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। ठीक है, ठीक है, नीट वैक टू डिस्काउंट फ्री कैश फ्लोज। अच्छा, अब वैक कैसे निकालेंगे? तो वैक के इंग्रेडिएंट चेक कर लें यार जरा इधर से। कितने इंग्रेडिएंट लग रहे हैं बैलेंस शीट देख के? दो, सॉरी, चार या छह, चार या छह, जल्दी होता है। कितने इंग्रेडिएंट दिखने से लगा है? ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आप देखें, बैंक लोन नजर आ रहा है और ऑर्डिनरी शेयर नजर आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर नजर नहीं आ रहे। और डेट भी एक ही है, D1 D2 वाली कोई कहानी नहीं है जो अक्सर हमने कुछ सवालों में देखी है। D1 D2 समझते हैं, दो डेट होते हैं तो फिर हम D1 D2 करके काम करते हैं। ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। अब क्या करें? कोई टेंशन की बात नहीं है। वैक निकाल लें। वैक के लिए चार इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। चार इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको डेटा आपको आगे भी दिया। अच्छा, बैंक लोन में एक अच्छी बात क्या होती है? बैंक लोन में दो अच्छी बातें होती हैं। वैसे तो बुरा बुरा है बैंक लोन, हराम, एक्सपेंस, सब चीज़ें हैं, मगर कैलकुलेशन के एंगल से दो फायदे क्या होते हैं, को बता सकते हैं? जी, देखिएगा प्लीज। फ्री कैश फ्लो टू कंपनी, नीड टू डिस्काउंट फ्री कैश फ्लोज, नीड वैक टू डिस्काउंट फ्री कैश फ्लोज। ठीक है, अब ये सवाल पे मैं देख रहा हूँ, क्लियर है ना स्क्रीन वर्जन? कहाँ गया भाई? हाँ, तो हाँ, शेयर हो गया। तो दो है, बैंक लोन है और ऑर्डिनरी शेयर है, बस। बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो हम वैक निकालने के लिए इंग्रेडिएंट बना लेते हैं, E D KD1 यही होता था भाई। अच्छा, डी तो हमें पता है, बैंक लोन की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों बराबर होती है। बैंक लोन की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों बराबर होती है, तो ये हो गया 1460। कितना हो गया? 1460। अच्छा, इक्विटी का क्या सीन है? इक्विटी को देखते हैं। KD1 - T भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 12 × 1 - T। कितना आता है जी? 1 - T कर दे सिंपल, KD1 - T आ जाएगा। बैंक लोन में सिंपल है, कोई IRR निकालने की जरूरत नहीं, कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है। 8.52%। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बात हमें? अच्छा, अब ई का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मगर मसला ये है, पूरा सवाल हमने पढ़ लिया, मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस गिवन नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि हमें शेयर प्राइस गिवन होती है, हम उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। नंबर ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग ये 3 मिलियन, 300 डिवाइड बाय 100। मगर प्रॉब्लम ये, अलमिया ये, इशू ये, मसला ये, परेशानी ये, कि पूरा सवाल 2 पेजेस का पढ़ लिया, कहीं भी शेयर प्राइस नजर नहीं आई। डेटा बना के भी देख लिया, वैसे भी देख लिया, पूरा डेटा बनाया था हमने, वहां भी कहीं शेयर प्राइस का तस्करा नहीं आया था। सही है ना? और वैसे भी नजर दौड़ा ली, शेयर प्राइस नहीं है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू इक्विटी पॉसिबल नहीं है आज। तो मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं? वैक छोड़ दूं क्या? वैक छोड़ दूं का? नहीं, वैक छोड़ नहीं सकते भाई, वैक छोड़ नहीं सकते। ये नहीं, ये कोई बहाना नहीं है कि मैं KE पे डिस्काउंट कर लेता हूँ, फ्री कैश इक्विटी पे काम करता हूं, ये कोई बहाना नहीं है। नो सॉरी, ये बहाना नहीं चलेगा। तो क्या करें भाई? मजबूरी के तहत फिर हम क्या कर लेंगे, बुक वैल्यू इक्विटी पे काम कर लेते हैं। देखो, क्या करें मतलब? फिर यही मान लो, जो इसकी पार वैल्यू है वही इसकी शेयर प्राइस है, 100 रुपए। मगर मैं ये कहूंगा कि देखो, आपको इस बात को समझना होगा, सवाल लॉक नहीं कर सकते, सवाल होल्ड नहीं कर सकते, सवाल रोक नहीं सकते, सवाल को ब्रेक नहीं लगा सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते, सवाल तो चलना है, सवाल तो चलेगा। सिंस मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल, पूरी बात। कितनी हो जाएगी भैया? और आपको पता है, यूज और शेयर प्राइस इज नॉट अवेलेबल।
ठीक है जी, ये एक हमने नोट लिख दिया। क्लियर है बात हमरे को? इज दिस फाइन? आगे बढ़े जी। बुक वैल्यू इक्विटी यूज करनी है क्योंकि मार्केट वैल्यू और शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। बैलेंस शीट में चले जाओ जी, पिछले पेज पे था। 100, 300 प्लस 2990। 3290। ठीक है जी। के ही निकाल लेते थे, के ही के लिए क्या करें जी? मजबूरी की तहत हमने बात की है। ठीक है ना, बुक वैल्यू, ताकि ये ना परेशान, ये पेपर में भी यही करना होगा क्योंकि देखो शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं? छोड़ तो नहीं सकता ना। अच्छा अब अगली बात आ जाते हैं, बुक वैल्यू, सॉरी के ई कैसे निकालेंगे? तो के ई के लिए डेटा मौजूद है, फॉर्मूला मौजूद है। के ई के लिए क्या करेंगे? वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग, वर्किंग 1 2 तो बाद में होगी ना। के ई का फॉर्मूला क्या है? आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर। बीटा इक्विटी आता है इसमें। तो गिवन है, में सब कुछ गिवन है। रिस्क फ्री रेट गिवन है सवाल में, ये रहा 12%। बीटा भी गिवन है 1.8। मार्केट रेट गिवन है 17। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई? नहीं इसमें गड़बड़ है भाई, ये बीटा नहीं चलेगा। रॉन्ग रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट। इस बीटा का मसला, ये बीटा तो उसका है, हमारा नहीं, प्रायर है भाई। ये तो मिलीर का है, मलीर का नहीं, मिलीर का। तो अब क्या करें अपना बीटा निकालने के लिए? इस बीटा में ठीक है, इंडस्ट्री उसी की है, मान लेते सिमिलर टू बीएसएम। मगर जो गियरिंग है वो तो यहाँ नहीं है ना, 1/4, इसकी 1/4 है, हमारी 1/4 जरूरी थोड़ी हो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कांट यूज बीटा ऑफ मिलीर ड्यू टू डिफरेंट फाइनेंशियल रिस्क और गियरिंग। ठीक है जी। क्या करना पड़ेगा? नीड टू ओन इक्विटी बीटा। इसका, ये कौन है? बीएसएम। थ्रू, पीछे लिखा भी था हमने, अनगियर एंड रीगियर। ठीक है जी। कैसे करेंगे? ये नहीं चलेगा, इसको साइड में कर लेते हैं। क्या करें? फॉर्मूला था ना, याद करें क्या फॉर्मूला था? बीटा एसेट, बीटा इक्विटी टू ई अपॉन ई प्लस डी, 1 - डी। ये फॉर्मूला याद है भैया? ठीक है ना, ई अपॉन ई प्लस डी, 1 - टी। जी। नहीं नहीं नहीं, ये ना करें, बेहतर है। हमजा गुल, देखें, इतना बड़ा मसला नहीं है। वैक निकालना इतना मसला नहीं, बैंक लोन का तो मसला हल हो गया ना। बस इक्विटी का मसला था, उस पर हमने बात कर ली। हाँ ठीक है, सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो फ्री कैश फ्लो इक्विटी चल सकता है। मगर बेहतर है कि आप फ्री कैश फ्लो इक्विटी ना करें, फ्री कैश फ्लो कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है, पर्सनली मैं ये समझता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बेहतर है यार कि हम फॉल जो जो जेन्युइन तरीका है ना, हम उसको फॉलो करें। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद आ रहा है भाई?
ठीक है जी, चले ऐसे लिख लिया। अब पहले बीटा एसिड निकाल लेना। अच्छा, अनगियर होगा यूजिंग लीफ फिगर्स। ऐसा ही है ना भाई? तो डाल दें फिगर्स क्या क्या है हमारे पास। पुट करें, इंसर्ट करें। बीटा एसिड नहीं पता, बीटा इक्विटी पता है 1.8। इक्विटी की वैल्यू कितनी है इसकी? 4:1 है ना मेरे ख्याल से। इक्विटी और डेट, 4 इक्विटी तो डेट 1। चलिए, कितना आया जी? जी चलें देखें जरा, जल्दी से बता दे भाई। 1.58, 1.53। ठीक है जी, अब रीगियर कर लें यूजिंग बीएसएम फिगर्स। मजबूरी है, मजबूरी है कि इक्विटी की बुक वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। मजबूरी है। मजबूरी है, क्या करें। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब क्या करें? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल। चले जी, पुट कर दें जरा। 1.53। बीटा इक्विटी नहीं पता। 3290। 3290। 1460। 0.7। जी भाई, कोई बात समझ आ रही है? 2.01 आ रहा है, देख लेते हैं। निकाला है किसी ने भैया रीगियर करके? इनका 2.01 आ रहा है, हमजा गुल का। सैफुल्ला का भी है। चले माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ये तो यार ये मुश्किल नहीं है ना, ये तो आसान है ना भाई। मगर यार ये मजबूरी है ना, क्या करें यार। मैं मानता हूँ ये चीज़ें पेपर में थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती हैं आपको, आई नो। मगर क्या करें, हर चीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए, हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। तो सॉल्व कर लें। 2.01 आ रहा है। अब मैं मैथ साइंटिफिकली सॉल्व नहीं कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसकी ऑलरेडी आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है जी, तो अब हम के ई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। ये कोई सवाल तो पूछ लें भाई किसी से। के ई भी निकालिए, 22 आ रहा है, वेरी गुड। तो 1.8 की जगह जो है 2.01 आ जाएगा। फॉर्मूला पहले लिख चुका हूँ इसलिए वापस नहीं लिख रहा। ठीक है। 22, 22 आ रहा है ना? बाकी लोग भी चेक करें जरा। 22.05 कह रहे हैं सैफुल्ला। वैग निकाल लेते हैं हम। वैग का फॉर्मूला क्या है? के ई इंटू ई अपॉन ई प्लस डी प्लस के डी 1 - टी इंटू डी अपॉन ई प्लस डी। ठीक है जी, क्लियर है। इट इज फाइन। वैग भी निकालिए। 17.9 आ रहा है, वेरी गुड यार। मैं भी निकालता हूँ जरा। आप लोग माशाल्लाह आगे चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, नहीं सही है यार। पेपर में भी स्पीड होनी चाहिए। 22 इंटू कितना था भाई, ऊपर हमने देखा था ना। अभी बैक का डेटा बनाया तो था। 3290 था ना, ये रहा। ये रहा 3290।
ई प्लस डी कॉमन ले लेते हैं। प्लस 8.52, 1460। ठीक है जी। चलें तो वैग निकाल लें जी, क्या आ रहा है? ये आ रहा है बिफोर एक्सटेंशन। ठीक है ना? विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर कर देते हैं बात को, क्योंकि विद एक्सपेंशन चीजें चेंज होंगी। 17.9 आ रहा है। हाँ, 18 कर लेते हैं। ठीक है जी, वैग हमारी टीम से आगे। चले अब कैश फ्लोस की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। हाँ जी, डन हो गया। चले इसको कहीं हम नोट कर लेते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। अनवांटेड एरिया क्रॉप कर देंगे। अच्छा जी, अब कैश फ्लोज पे आ जाते हैं जल्दी से। कैश फ्लोज कैसे प्लॉट होंगे? आसान है। ये सारा डेटा मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से। हम्म, हटा देते हैं। ठीक है जी। ऊपर सेव हो गया ना, वापस ज़रूरत नहीं है ना इसकी यार। अच्छा जी, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब यार यहाँ पे आ जाए जल्दी से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जल्दी जल्दी कैश फ्लोज पे बात करते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है जी, चीज़ों को निपटाना ज़रूरी है। अच्छा, कैश फ्लोज कितने हैं? 2027 से स्टार्ट करना है। 2027 हमारा पहला साल है। 26 तक हम पहुंच चुके हैं। 28, 29। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम कैश फ्लोज के बारे में देख लें यार, ये मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है, मारूफ आपका भी सही था। अच्छा, कैश फ्लोज के लिए उसने कहा है ना कि वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज के बारे में उसने बता दिया है भाई कि वो एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ेंगे ना, कहीं लिखा हुआ था विदाउट एक्सपेंशन बात हो रही है। तो कैश फ्लोज कहाँ से उठाऊं मैं? 738 उठा लूं? 738 पे ग्रोथ लगा दूं? जल्दी बताएं, 738 में कोई गड़बड़ तो नहीं है? जवाब दीजिए। 738 में कोई गड़बड़ है का? हाँ, 738 में कोई गड़बड़ है का? यस, गड़बड़ है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है, सूद माइनस हुआ हुआ है, वो माइनस नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन एडबैक भी करना है, बिल्कुल, ये भी मसला है, मगर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं लेना है, फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं होनी चाहिए। हमें पता है, वैक पर डिस्काउंटिंग करें तो फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं होती। 12, 15, 12, 15। साइड में एक वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 12, 15। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, प्रॉफिट पे फौरन ही हम क्या लगा लेते हैं? फौरन पे हम टैक्स लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन एडबैक बाद में होगा, मगर वो बाद में होगा ना डेप्रिसिएशन एडबैक, पहले टैक्स तो आ जाए। डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पज के लिए आता है, याद करें।
डिप्रिसिएशन टैक्स पर्पज के लिए आता है, किसी को याद आ रही है बात? अब जैसे ही टैक्स माइनस होता था, फौरन ही हम क्या कर लेते करते थे, एड बैक कर लिया करते थे डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश। ये बात समझ आ रही है? एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, अभी क्लियर होगी बात। अभी विदाउट एक्सपेंशन बात हो रही है, विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आ गया बस। गुल्लक कुछ नहीं, गुल्लक याद है, कैश पुट असाइड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो कुछ नहीं है यार। 1162.65, 1163 कर लें इसको। ठीक है जी। ये एग्जिस्टिंग फ्री कैश फ्लोज है, एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2026 का ही है। हमें 2027 पे जाना है। कहाँ जाना है? 2027। तो कॉपी कर लें फौरन ही। अब क्या करेंगे? अब आपका काम आसान हो गया। फ्री कैश फ्लो उठाए, 1163। अच्छा, इस पे ग्रोथ लगेगा नहीं लगेगा पहले साल? जल्दी बता दें, 2027 वाले फिगर पे ग्रोथ लगेगा नहीं लगेगा? जल्दी बताएं, शाबाश, जवाब दीजिए। क्या 2027 के लिए जो फिगर रिकॉर्ड करें, इस पे ग्रोथ लगेगा? देखें, ये बात समझ आ गई? पहले मुझे ये क्लियर कर दें कि मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं होने दिया, पहले ही टैक्स लगा दिया, इंटरेस्ट माइनस नहीं होने दिया, पहले ही टैक्स लगा दिया, और फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो मैंने क्या किए, बाद में एड बैक कर दिए। जी। अभी आ रही है स्क्रीन आपको? ये समझ आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया था भैया, देखें, चेक करें, कंफर्म करें। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, उसमें टैक्स लगा दिया, इंटरेस्ट माइनस नहीं होने दिया, इंटरेस्ट माइनस नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, नॉन कैश एक्सपेंस एड बैक किया, फ्री कैश फ्लोज आ गया। अब मुझे बताएं, ग्रोथ लगेगी नहीं लगेगी 2027 के फिगर के लिए? यार बस इतना सा जवाब दीजिए, 1163 यूज कर लो, ग्रोथ 5% है, वो लगेगी अगले सालों में? क्या इस साल लगेगी नहीं लगेगी, मेरा सवाल ये है, सिंपल, इसका जवाब बड़ा आसान सा है वैसे। लगेगी, बिल्कुल लगेगी ग्रोथ। क्यों लगेगी? क्योंकि ये 2026 का फिगर निकाला है ना हमने यार, हम 2027 पे आ गए, इसलिए मैंने ईयर भी मेंशन कर दी। ठीक है ना? 2027 पहला साल है, एक साल बाद। वन मीन्स एंड ऑफ ईयर वन, एक साल बाद के बाद, एक साल के एंड के बाद बात हो रही है। टू मीन्स एंड ऑफ ईयर टू, थ्री मीन्स एंड ऑफ ईयर थ्री। तो 1163 इज नॉट द राइट फिगर। हमें क्या करना पड़ेगा? 1163 इंटू 1.05 की पावर वन। ठीक है ना? इसी तरह करते जाएंगे तो ये अप्लाई होता जाएगा, अप्लाई होता जाएगा। और इनको डिस्काउंट करना है किस पे? 18% जो बैक निकाला गया है, 1/1.18 की पावर वन। इसी तरह ये चलता रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये विदाउट न्यू एक्सपेंशन बात हो रही है, ठीक है, विद एक्सपेंशन भी आसान है, मसला नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं, थोड़ा गैर मुनासिब लग रहा है ये। यहाँ से उठा लेते हैं, ये हुलिया सही है इसका? अच्छा नहीं, हाँ, ये हुलिया भी सब में उठाते हैं, फिर बताते हैं इसको। हम वापस से उस पे ले जाते हैं, पुरानी हालत में। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, अब क्या करें? अब एक काम करना है इसमें, टर्मिनल वैल्यू तो नहीं है, टर्मिनल वैल्यू उसको होती है जब ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ होती है। सही है ना? तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू।
कितना हो जाएगा? अरे भाई, तो यार ये फॉर्मूले जो है ना, तंग कर लेते हैं। चलें जी, 4153 आ गया जी, जबरदस्त। अब क्या करें? इसमें ऐड करनी पड़ेगी क्या? क्या ऐड करना पड़ेगा? परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए ना। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी निकालने के दो तरीके हैं। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि कैश फ्लो डिवाइड बाय आई कर दें, और फिर जो आंसर आए उसको डिस्काउंट कर दें। फॉर फॉर यहाँ गलती होती है, 6 ईयर्स या 5 ईयर्स। 6 ईयर्स या 5 ईयर्स, यहाँ गलती करते हैं मुझे। इसलिए मैं दूसरी टेक्निक फॉलो करता हूँ, जो शादाब खान के नाम से एक सवाल था उसमें करवाई थी। जो शादाब खान के नाम से सवाल था उसमें करवाई थी। मुश्किल नहीं है, आसान हो गया सवाल यार, बस लंबी कर। हाँ हाँ, हमजा गुल सही करे। बाकी लोग का क्या ख्याल है भैया? डिस्काउंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनसे भी सवाल है। वो 5 ईयर्स। वो 5 ईयर्स। 6 नहीं, वो 5 ईयर्स। ठीक है सैफुल्ला। ठीक है, हमजा हमजा गुल सही है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। आखिरी साल पे उसने कहा था ना कि वो लगेगा। आखिरी साल की वैल्यू थी 1484। और जो आंसर आएगा, इसको क्या करना है आपने? 1.18 की पावर 5 डिस्काउंट करना है। ठीक है भैया। 3604। ठीक है जी, फाइनली फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। ये हम यहाँ कर लेते हैं, चले कंक्लूड। प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम ईयर 1 to 5 कितनी निकाल दी? 1163। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी कितनी निकाली? 3604। अच्छा नहीं, 1163 नहीं, 4153, सॉरी। 4153 ये ना 4153, ये इस्तेमाल होगा ना। 3604 टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इससे आएगी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। अब क्या करेंगे? बताएं, जवाब दें। जब वैक पर डिस्काउंटिंग होती है तो इससे आ रही है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नहीं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। याद आ रहा है किसी को? जी, कहाँ करें भाई? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आती है, इसमें से लेस करना होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। डेट की मार्केट वैल्यू, जो कि इस बार बैंक लोन होने की वजह से सेम है एज पर बुक वैल्यू। याद करें भाई, वैक पर डिस्काउंटिंग की है ना, कौन से थोड़ी भूलेंगे। 1460 थी, ये रहा 1460। इथे इथे। चलो जी, ये आ गई जी मार्केट वैल्यू। बिफोर क्या वर्ड था? एक्सपेंशन था? क्या था वर्ड, उसने क्या यूज किया था? बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये इसका ये एज इट इज। नहीं, ये नहीं। ठीक है जी, चले। ठीक हो गया जी। अब यही सारा काम आफ्टर इन्वेस्टमेंट पे कर लें। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें भैया। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भाई। पूछ लीजिए। हाँ जी। सब सेट है। सब सच है, सब हक है। सब ओके है। हम्म।
इज दिस फाइन? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। विद न्यू इन्वेस्टमेंट और देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, विद न्यू इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगी सिवाय कुछ चीज़ों के चेंज होंगी। अच्छा, विद न्यू इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम पुराना वही सीधा चलते हैं। पहले हमने क्या निकालता, वैक निकालता ना। पहले वैक निकालता। वैक में इस बार क्या चेंजेस आएंगी बताएं। ये पूरा एडिटर मैंने कॉपी कर लिया। वो बता सकता है क्या चेंजेस आएंगी? चेंजेस आएंगी ई में? इक्विटी सेम रहेगी या चेंज होगी? हमने नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से की है यार, जवाब दे। जवाब दे, नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से की है? नई इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट इक्विटी से की है डेट से की है भाई? लिखा हुआ है साफ साफ। 1800 मिलियन। हमने कहीं हाईलाइट भी किया है, इक्विटी से की है। इसका मतलब है न्यू इन्वेस्टमेंट में ये हो जाएगा 3290 प्लस 1800, 5090। ठीक है जी। बुक वैल्यू है तो हमें पता ही है। डेट सेम रहेगा। के ही हमने नहीं निकाला था, के ही हमारा जो है ना वो चेंज होगा या सेम रहेगा? जवाब दे। हाँ जी, के ही सेम रहेगा चेंज होगा? मेरे ख्याल से के ही चेंज होना चाहिए क्योंकि डेट इक्विटी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चेंज होगा। अभी 22% आया था वो नहीं यूज होगा। ठीक है, बीटा यूज नहीं हो सकता ये हमें पता है। एसिड बीटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अनकेयर हमने कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, ये सारी बातें लिख ही रहने देते हैं। अब रीकेयर करते हुए आप 3290 यूज नहीं करोगे ना यार। मेरी बात समझे, आई कैप ने ऐसी वर्किंग वापस से नहीं की जो जिससे मेरा इख्तिलाफ है भाई। जब इक्विटी चेंज हो गई है और आपको पता है इक्विटी चेंज हो गई है, जिससे वैक चेंज होगा, तो मेरे हिसाब से ये वर्किंग वापस होनी चाहिए। क्या ख्याल है? एग्री करते हैं इस बात से? क्योंकि डेट इक्विटी का मिजाज चेंज हो रहा है ना। देखें, चेक करें, ये फिगर चेंज आएगी, देखें चेक करें आ रही है change? ये सेम आ रही है तो फिर सही है। मगर मेरा लग नहीं रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि यार जब इक्विटी डेट का रेशियो चेंज हो रहा है तो रीगेट, क्योंकि आपको पता है गियरिंग चेंज होने से बीटा चेंज होता है। इक्विटी बढ़ती है तो गियरिंग कम होती है बढ़ती है? एक सवाल है, अगर आप इक्विटी से फाइनेंस रेज करते हो जवाब दो शाबाश। अगर आप इक्विटी से फाइनेंस रेज करते हो जवाब दो, आपकी गियरिंग बढ़ती है या कम होती है? इक्विटी से फाइनेंस रेज करने से गियरिंग बढ़ेगी कम होगी? सोचें सोचें, जवाब दें। लॉजिकल सवाल किया है मैंने। ये नया फिगर आ रहा है 1.842। जवाब ज्यादा आ नहीं रहा है, कम होती है। वेरी गुड, सही कह रहे हैं बीनेश। सही कह रहे हैं, क्योंकि इक्विटी का पलड़ा भारी हो जाएगा ना और ज्यादा हो जाएगा, डेट का पलड़ा कम हो जाएगा। 1.842 कर ले। अब जो यहाँ पे बीटा यूज होगा 1.842 का, देखे ना, इक्विटी कम हुई, इक्विटी ज्यादा हुई तो उससे फाइनेंशियल रिस्क या बीटा कम हो गया। फाइनेंशियल रिस्क बीटा को कहते हैं ना, कम हो गया। तो केई भी चेंज होगा। केई कितना आ रहा है? अभी किसने निकाला भी है केई? मैंने देखा चैट पे 21.2 सैफुल्ला ने निकाला है। सैफुल्ला चेक करो, ये इसी से आ रहा है। 21.2 नहीं आ रहा? 21.2, हाँ मेरा भी यही आ रहा है। वेरी गुड, जबरदस्त। 21.2। वैक भी चेंज हो जाएगा। ये 5090 हो जाएगा। वैक चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो चेक करो। मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा आई कैप के ट्रीटमेंट से, क्योंकि उन्होंने वापस से वैक नहीं निकाला। मेरे हिसाब से वैक वापस निकलना चाहिए। ठीक है जी। वैक क्या आ रहा है नया वाला? सेम आ रहा हो तो अलग बात है। 18.4 आ रहा है। अच्छा, मैं देखूं जरा। 18.4। अब क्या करें? वो 18 ले लें? 18.4 लेंगे इस बार, एग्जैक्ट लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कैश फ्लोज में कोई चेंजेस हैं? जल्दी जल्दी बता दें। क्या कैश फ्लोज में कोई चेंजेस हैं?
कैश फ्लोज में। ये कैश फ्लो बने हुए हैं, मैंने मिटाए नहीं थे। हाँ हैं चेंजेस, क्या चेंजेस हैं? क्या चेंजेस हैं? बताएं, बता सकता है कोई बंदा? जल्दी जल्दी बस खत्म करें, वाइंड अप करें, टाइम कम है यार, ओहो। हाँ जी, जवाब दीजिए। वो भाई, वो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं ना, प्री टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है। लाइट जाने वाली है आपकी, अच्छा। आपकी लाइट जाने वाली है, कुछ लोगों की दिमाग की बत्ती भी गुल होने वाली है, खैर। जाहिर सी बात है यार, रात का टाइम है, ऑब्वियसली आई नो। इट्स डिफिकल्ट। दिन में आप लोग माशाल्लाह बड़े काम वाम कर रहे होते हो फर्म के। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ आ जाओ भाई जरा। क्या गेम है जी? 400 से प्री टैक्स बढ़ रहा है, प्री टैक्स अर्निंग्स। 2027, अच्छा ये जहन में रहे, 2027 है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एडजस्टमेंट होगा 27 के फिगर पे होगा। प्लीज हाँ, ये जहन में रहे। तो हम आ जाते हैं जरा। ये विद न्यू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फ्री कैश फ्लोज कितने हैं? गौर से देखिएगा प्लीज। प्री कैश फ्लो 2027 के कितने ऑलरेडी मैंने छोड़े हैं लिखे हुए, बताए नहीं है। 1221। 1221, गौर से देखिएगा प्लीज। 1221। इसमें एडिशनल कितना ऐड होगा? एडिशनल प्रॉफिट कह लें, कैश कह लें, एक ही बात है। उसने क्या प्रॉफिट और कैश सेम है? 300 लिखा है ना, 400 लिखा है, कितना लिखा है? 300 लिखा, 400 लिखा है, सॉरी 400 प्री टैक्स है जी, प्री टैक्स है। प्री टैक्स है। क्या करें भाई? एडिशनल टैक्स लगा दें। ठीक है जी, 1505 आ गया। नाउ दिस इज, अच्छा ये जो कैश फ्लो है 2026 का है, 27 का है? ये 2027 का है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी 2027 था ना भाई। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी तो 2027 था। एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हैं इस बात से? प्लीज देख लें यार, थोड़ा फास्ट हो गया हूं मैं, क्योंकि अब मुश्किल काम नहीं था। 2027 के कैश फ्लो पे काम करने की जरूरत थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2027 का ही उसने बोला भाई इंक्रीमेंटल फिगर है 400 2027 का। लाइक टू लाइक चलना होगा, लाइक टू लाइक चलना होगा। दिल जो कह रहा है वो नहीं सोचना, दिल तो पता नहीं कहाँ ले जाएगा। दिल की नहीं सुननी, दिल की नहीं सुननी। दिल की नहीं सुननी। ठीक हो गया जी। चलो, तो पहले साल का फिगर ये रहा। अब इसके बाद ग्रोथ लगा दो। उसने कहा था बाकी सालों में ग्रोथ लगेगी। ये भी टेक्निक होती है पिछले साल के फिगर पे। यहाँ लिख भी दो। @1.2, 1.05। ठीक है जी। क्लियर हो रही है कुछ बात हमें? डिस्काउंट फैक्टर चेंज कर दिया मैंने, 18.4 कर दें। डिस्काउंट फैक्टर चेंज कर दें। ये चेंज होगा। ये सारी फिगर चेंज होगी। ये ले जी। ये ले जी। डिस्काउंट फैक्टर चेंज कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो वर्किंग की थी वो वर्किंग भी रिवाइज कर लेते हैं। परपेचुटी के लिए क्या किया था जी? परपेचुटी के लिए क्या किया था, आए जरा देखते हैं क्या किया था हमने सुलूक। परपेचुटी के लिए कोई रिपीट टेलीकास्ट है। रिपीट टेलीकास्ट। रिपीट टेलीकास्ट है। आखिरी साल के फिगर्स पे काम किया था ना। ये प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी के लिए ये काम किया था, ये इसका टेबल बना हुआ है, टेंशन नहीं ले, टेबल बना हुआ है वहाँ पे। एक्सेल का टेबल मैंने डिलीट नहीं किया। इस बार 1829 यूज होगा। 1829, 1829, दिस वन। दिस वन। मुझे उसने कहा बाकी सारा हिसाब किताब सेम है यार। लिखा हुआ है सवाल में, दिखाऊं क्या? ये लिखा हुआ है, सब्सीक्वेंट ईयर दिस विल राइज इंक्रीज इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कैश फ्लो। जैसे ऑपरेशनल कैश फ्लो अभी बढ़ रहे हैं, वैसे बढ़ेंगे। हमारे पास सामने सामने सब फिगर है। 184 कर लो, क्योंकि वेग चेंज हुआ था भाई। वेग चेंज हुआ था। चलो जी, बताओ कहाँ बन रहा है भाई? परपेचुटी की फिगर क्या आई आपकी? 5 साल में डिस्काउंट कर दिया। 4272।
4272 चले जी, यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएंगी। 5071, 4272, 4272 चेक कर लें, सही है। मार्केट वैल्यू इक्विटी। हाँ जी। एक्सेल पे काम या एग्जाम सॉफ्टवेयर पे एक्सेल वाले एरिया से भी बड़ी आसानी हो जाती है। हो जाती है। ठीक है जी, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। न्यू इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा इक्विटी चेंज हो गया, हमारा केई भी चेंज हो गया, 21.2 हो गया मेरे ख्याल से। हमारा वैक भी चेंज हो गया। केई कैसे चेंज हुआ है? बीटा एसिड वही है पुराना वाला, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। और इसके बाद बीटा इक्विटी चेंज हो गया था, क्योंकि इक्विटी का पलड़ा भारी हो गया, गेयरिंग कम हुई तो रिस्क कम हुआ, रिस्क कम हुआ तो इक्विटी बीटा कम हो गया, इक्विटी बीटा कम हो गया तो केई कम हो गया। ओके, खुदाफिज। अब आप मुझे ईमानदारी से तो, सवाल मुश्किल था आसान था? लेंदी है मैं मानता हूँ, मगर क्या ये वाकई मुश्किल है? खुद बताएं मुझे ईमानदारी से। बुक वैल्यू वाला एक मसला था कि बुक वैल्यू पे काम करना मजबूरी था, क्योंकि डेट अवेलेबल, मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं थी, मगर मेरे ख्याल से सवाल कह सकते हैं कि लेंदी था, मगर ये नहीं कह सकते कि मुश्किल था यार। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप जाहिर सी बात है, यू नो बेटर कि आपको कितनी इसमें मुश्किल आ सकती है पेपर में। ठीक है जी, बात समझ आती है। अच्छा जी, इसको मेरे ख्याल से हम कहीं नोट कर लेते हैं। कोई सवाल है, पूछने में वेट कर रहा हूँ आपका। बताइए प्लीज मुझे। आगे बढ़े। इट इज फाइन। हाँ जी। 1.53 तो सेम ही था, आगे की कहानी जो है वो डिफरेंट थी। हाँ जी। यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या बताऊं आप लोगों को? मैं तो कहूँगा हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, साफ सी बात है। हाँ बाकी मेरे लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता आप लोग रिस्क लो ना, कोई मसला ही है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग रिस्क लो कोई। ठीक है ना? इसीलिए मैं तो कहूँगा कि जितना आप कर सकते हो कवर कर लो। कुछ पता नहीं होता एग्जामिनर का भाई। पहली बार सितंबर अटेम्प्ट हो रही है, आसान देता है, मुश्किल देता है, वी डोंट नो, वी डोंट नो। हमें कुछ नहीं पता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तैयारी अच्छे से अच्छे करके जाए, इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना आए। जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं करें, मैं तो कहूँगा जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरे ख्याल से इसका पार्ट बी और सी रह गया, मगर टाइम काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से, तो बी और सी इसका थ्योरेटिकल है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होंगे, और बाई सपोर्टिंग मेथड ऑफर फॉर सेल बाय फिक्स प्राइस और टेंडर प्राइस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। 7 मार्क का सवाल है, इसको मैं एक काम करूंगा, आपको एक अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा इसी में, मगर मैं कर दूंगा क्योंकि आपको पता है थ्योरी तो मैं करता ही हूँ। नहीं नहीं, सब चीज़ों पे कवर करें। देखें बिनिश, मसला ये है कि कुछ पता नहीं एग्जामिनर क्या चीज़ पूछ लेना। ठीक है, हर चीज़ पे काम करें। आखिर में बस एक बात कर लूँ, लोग ये कहते हैं कि जी लाइव क्लासेस होनी चाहिए, नए लेक्चर्स होने चाहिए, नया कंटेंट होना चाहिए, मगर आप मुझे बताएं ईमानदारी से, भी आज मैंने लाइव क्लास ली है, कितने बच्चे हैं? बहुत कम लोग हैं। जितने लोग हमारे रजिस्टर हुए हैं उसके आई थिंक 2-3% बच्चा जो है लाइव क्लास अटेंड करता है खाली। सही है। और अल्लाह का शुक्र है, ये जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, नॉर्मल लेक्चर की बात करूँ उसके अलावा, वो उस वक्त के लेक्चर्स हैं जब हमारे पास लाइव क्लास में अच्छे खासे बच्चे आते थे। ठीक है, कुछ टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि हर तरह का बच्चा आता था। जो वीक बच्चा है वो भी आता था, जो जो बहुत तेज बच्चा है वो भी आता था, मीडियम बच्चा भी आता था, तो हर तरह के स्टूडेंट्स के सवाल उसमें कैटर हो जाते थे। आप लोग तो सवाल इतने करते ही नहीं हो, मैं देखता हूँ लाइव क्लास में बोलना पड़ता है, जगाना पड़ता है, मगर वो बच्चे खुद सवाल करते थे। तो उन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि
एक तो वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, लाइव की रिकॉर्डिंग, वो नहीं मैंने आइसोलेशन में बैठ के कहीं रिकॉर्डिंग कर दी हो। मैंने यकीन करे भी कुछ दिन पहले ना एक, पता नहीं आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा लेवरेज का, लेवरेज वाला वीडियो देखा आप लोगों ने मेरा, लेवरेजेस मैंने शेयर किया अभी आधा एक घंटे का वीडियो शेयर किया था आई थिंक। वो मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया, पहली बार रिकॉर्ड किया फिर मुझे ख्याल आया मैंने इसमें कुछ पॉइंट तो डिस्कस ही नहीं किया, लेवरेज को सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया, मैं तो बीइंग अ टीचर घुमा के निकल गया। फिर मैंने वापस रिकॉर्ड किया। अभी ऐसा क्यों हुआ पता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मैं आइसोलेशन में कर रहा था, लाइव क्लास होती है ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर मैं तेज जहाँ पे तभी हूँ ना तो बच्चा वहाँ रोक देता था, सर ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ वापस से इसको एक्सप्लेन करें, रिपीट करें। आप मेरी जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं एक एक दो दो बार रिपीट भी करता हूँ लाइव क्लास में कि यार मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अभी इन सेशन में मैं रिपीट कर लेता हूँ कि यार ये देख लो पूछ लो। तो ओ उसमें रिकॉर्डेड में तो मसला ही नहीं था जी, मैं तो दे रहा था। फिर मैंने वापस रिकॉर्ड किया, डिलीट किया, मैंने पहले अपलोड किया था यूट्यूब पे, मुझे ख्याल है मैंने कहा ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे के जहन में होने चाहिए, तो मैंने डिलीट किया। अब ये मसला है कि मैं, अब आप लोग मुझसे कहते हैं सर वो कंटेंट थोड़ा पुराना हो गया है, कंटेंट वापस से नया कर दें। तो मसला ये आईएफआरएस नहीं है ना, आईएफआरएस भी बल्कि चेंज नहीं हो रहा है इतना, ये टैक्स नहीं है कि हर अटेम्प्ट में टैक्स चेंज हो रहा है, लॉ चेंज हो रहा है तो फिर मुझे जो है ना क्या कहते हैं नया लेक्चर डालने की जरूरत है, नहीं। अल्लाह का शुक्र है ये लेक्चर्स सिलेबस से अप टू डेट है। हाँ जिस दिन सिलेबस अपडेट हो गया या सिलेबस में कोई चीज़ ऐड हो गई या डिलीट हो गई तो बिल्कुल लेक्चर चेंज होने चाहिए, और हम करते भी हम ऐसा। मगर अभी इसमें ऐसा कोई चेंज है नहीं। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि ये लाइव क्लासेस एक ब्लेसिंग हुआ करती थी एक ज़माने में, अभी भी ब्लेसिंग हुआ करती हैं, ठीक है। और लाइव क्लास से फ़ायदा ही होता है, लाइव क्लास से उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जो लाइव में नहीं आते। उनको इस तरह फ़ायदा हो जाता है, एक तो वो 1x की जगह 2x पे देख लेते हैं, 1.5x पे देख लेते हैं, उनका टाइम बच जाता है। दूसरा उनको फ़ायदा ही हो जाता है अपने टाइम पे देखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है कि उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी क्वेरी डिस्कस हुई भी होती है। इवन तो आपको पता है मैं क्वेरी आंसर करता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ हर बंदे के लिए, हर बंदे का मेरा नंबर होना चाहिए, होता भी है। वो बच्चे मुझसे मैसेज भी करते हैं, मैं अलहमदिल्ला 24 आवर्स के अंदर कोशिश होती है रिस्पॉन्ड कर दूँ। 24 नहीं तो 48 में तो अलहमदिल्ला हो ही जाता है। मगर बहरहाल ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो लाइव सेशन में ही आपने किसी बच्चे की क्वेरी आंसर की थी तो हमारा आंसर हो गया। तो ये भी एक वजह है कि यार मैं अगर वापस से बोलता हूँ हाँ जी ठीक है पूरा कंटेंट रिवैम्प करते हैं जी, वापस से सारी लाइव क्लास रखते हैं, तो लाइव क्लास में पहली बात तो ऑडियंस ही नहीं आएगी। ये भी अभी पास पेपर की क्लास होती है तो कुछ लोग आ जाते हैं, रेगुलर क्लास में तो नहीं आते। और अगर आ भी जाएंगे तो उतने नंबर नहीं आएंगे जितने नंबर पहले आते थे, ठीक है। अब माशाल्लाह ओवरऑल नंबर बढ़ा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नंबर नहीं शेयर करूंगा। मगर मसला ही वो रिकॉर्डेड का पड़ा है ना। तो खैर बादल डिस्कशन कहीं और चले जाएगा, तो मैं कहने का मतलब है कि यार जस्ट टेक इट एज अ ब्लेसिंग। बाकी कोई क्वेरी कंफ्यूजन अगर मेरा नंबर होना चाहिए मुझसे पूछ लें। मगर ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि कंटेंट अगर 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना है या 2.5 साल पुराना है तो इसका मतलब है वो बासी हो गया है, उस पर कीड़ा लग गया है, वो सड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो बल्कि मैं कहूँगा वो ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि और अच्छा कंटेंट हो गया है। इसकी वजह ये है कि अब तो जो है वो लाइव क्लास में उतना नंबर अवेलेबल नहीं है कि हम उस क्वालिटी डिस्कशन पे पहुंच सकें जो उधर पहुंच गया था, ठीक है। और वो लाइव का है तो उसमें वो चांस भी खत्म हो जाता है कि टीचर कुछ बात भूल जाए, मिस कर जाए, और वो बस बच्चों को बिना पूछे, नहीं बच्चा इतना होता है था, हर तरह का बच्चा होता था, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा भी बैठा होता था, मेरिट होल्डर बच्चा भी बैठा होता था, तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर होके ही आगे जाती थी, ठीक है जी। चलें अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये इसका बी और सी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए हम एक सेशन करके जो है वो कर लेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली संडे को हम एंड कर देंगे, संडे को लास्ट सेशन होगा इसका, ठीक है। संडे को इंशाल्लाह करके हम एंड कर देंगे, ठीक है। बाकी ग्रुप पे मैं अपडेट कर दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यार, आप लोग की वाकई एक वो है कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ अभी के लिए नहीं कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों के लिए भी कंट्रीब्यूशन है जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि आप लोग आते हो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है कि हाँ यार ठीक है कोई लोग हमने मौजूद है। और जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गलती का चांस कम हो जाता है, हो सकता है इसमें भी कोई गलती हो जाए बाद में बोलो सर आपने ये चीज़ इसमें सिली मिस्टेक कर ली है, ये ऐसा नहीं ऐसे था, मगर वैसे चांस बहुत कम हो जाता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, मेरी दिल से दुआ हमेशा होती है, अभी भी है आइंदा भी रहेगी। बस आप मेहनत जारी रखें यार, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अगर आपको इन सेशन से फ़ायदा हो रहा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।